बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और 14 चैप्टर के सेकंड पार्ट का ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए है कि जो इसके बाद क्वेश्चन आएंगे जिसमें गलवानोमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ओहम मीटर है, वो सब इसी असूल पे काम करते हैं, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल। इसके अलावा डीसी मोटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये सब का बेसिक प्रिंसिपल है जिन टॉपिक्स पे मैंने आपको नाम बताए, और वैसे भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो डिस्कस करते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल कि करंट कैरिंग कॉयल पर एक्ट करने वाला जो टॉर्क है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। टॉपिक का स्टार्ट इस तरह से होता है कि कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉयल। एक रेक्टेंगुलर कॉयल कंसीडर करें कैरिंग करंट आई, जो करंट आई कैरी कर रही है। ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉयल जो करंट आई कैरी कर रही है। ए बी सी डी ए ये रेक्टेंगुलर कॉयल है और ये करंट आई कैरी कर रही है, मतलब कि इसमें अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। दिस कॉयल इज केपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। ये कॉयल इस काबिल भी है कि एक एक्सिस के गिर्द घूम सकती है। ये इसके एक्सिस हैं जिनके गिर्द ये घूम सकती है, इसको एक्स एक्स डैश का नाम दिया गया। इस एक्सिस के गिर्द ये कॉयल जो है ना वो रोटेट कर सकती है। कैसे रोटेट करेगी वो भी आगे आपको पता चल जाना है। तो कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉयल, एक रेक्टेंगुलर कॉयल कंसीडर करें कैरिंग करंट आई, जो करंट आई कैरी कर रही है। दिस कॉयल इज केपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। ये कॉयल इस काबिल है कि ये एक एक्सिस के गिर्द रोटेट भी कर सकती है। दिस कॉयल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉयल को ना हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इन सच अ वे, लेकिन रखा ऐसे है कि इट्स प्लेन इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, कि इसका जो प्लेन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा हुआ है, लेकिन रखा ऐसे है कि जो कॉयल का प्लेन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। यूँ समझे कि जिस तरह हमारे पास ये एक कॉयल है, ये एक कॉयल हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो ये कॉयल का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अलोंग है, यानी परपेंडिकुलर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और प्लेन ऑफ द कॉयल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि एक दूसरे के अलोंग है, इस तरह से रखे गए हैं। तो बात ये हो रही थी कि सपोज दिस कॉयल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि हम लोगों ने इस कॉयल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, लेकिन रखा ऐसे है कि प्लेन ऑफ द कॉयल इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, के प्लेन जो कॉयल का है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। अब वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो जिसकी लेंथ एल हो, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो जिसकी लेंथ एल हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, उस पर तो फोर्स लग जाती है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन था। और वो फोर्स क्या होती है? एफ इजिकल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा होती है। एफ इजिकल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा जो है ना वो कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल होता है। अच्छा, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगेगी ना, एफ इजिकल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, जिसका हमने ये भी बता दिया कि थीटा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली अब देखें तो ज़रा कि साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए में कौन सी फोर्स लगती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ए बी एंड सी डी, ए बी साइड ये नीचे वाली और ये जो ऊपर वाली साइड है सी डी, यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी डी। उसकी वजह क्या है? ये देखें ना, जो साइड ए बी है, अच्छा इस साइड की डायरेक्शन वही लेनी है जो करंट की डायरेक्शन होगी। किसी भी साइड या किसी भी लेंथ की डायरेक्शन वही लेनी है जो करंट की डायरेक्शन होगी। अब ये ए बी में ये देखें ना, करंट इधर से इंटर हुआ है और इस तरह से इसमें से करंट होता हुआ इस तरफ से बाहर निकल गया। ये करंट की डायरेक्शन है, ये भी यही ए बी साइड की डायरेक्शन है। तो ए बी साइड की डायरेक्शन देख लें और रेड कलर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लें, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी एंटी पैरेलल हैं, मतलब एंगल तो 180 डिग्री होगा। तो ए बी साइड का एंगल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 है। और ये जो सी डी साइड है ना, ये सी डी, सी वाला पार्ट ये इतना हिस्सा और ये डी वाला पार्ट, ये देखने जरा, ये दोनों हिस्से जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी इधर एंगल 180 डिग्री बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ए बी साइड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 180 है, सी डी साइड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 है। लेकिन एंगल 0 बने या 180 डिग्री, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो इसलिए एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी डी, यानी ए बी साइड में लगने वाली फोर्स है या सी डी साइड में लगने वाली फोर्स है। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी डी। आई एल बी साइन 0 डिग्री हो, क्योंकि ये जो सी डी साइड है इसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 का है,
या ए बी साइड का सी डी साइड का एंगल 0 था, तो ए बी साइड का कितना है 180 डिग्री। तो एफ ए बी हो या एफ सी डी हो, आई एल बी साइन 0 डिग्री हो इज इक्वल टू आई एल बी साइन 180 डिग्री हो, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि साइन 0 0 होता है, वो सारा कुछ 0 कर देगा। साइन 180 भी 0 होता है, वो सारे प्रोडक्ट ही 0 कर देगा, इज इक्वल टू 0। तो इसलिए ए बी साइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 का एंगल बना रही है, सी डी साइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 का एंगल बना रही है। तो ए बी साइड और सी डी साइड चूंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं, लिहाजा इनका एंगल 0 और 180 डिग्री होने की वजह से ए बी और सी डी साइड में लगने वाली फोर्स 0 हो जाएगी। लेकिन बच्चों जो फोर्स लगेगी ना, वो डी ए साइड में जरूर लगेगी, बी सी साइड में जरूर लगेगी। तो अब देखें जरा कि जो हमारे पास साइड डी ए है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है ना 90 डिग्री का एंगल बना रही है। डी ए साइड जो है ना, इसकी लेंथ एल हमने लेनी है। डी ए साइड जो है ये तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 का बना रही है, और ये जो बी सी साइड है ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 का बना रही है। तो इन दोनों साइडों में फोर्स लगेगी। जो डी ए साइड है, इधर जो फोर्स लगती है डी ए साइड में, उसको F1 का नाम दे देते हैं, और जो बी सी साइड में फोर्स लगती है उसको हम F2 का नाम दे देते हैं। तो ये देखिए मैंने बता भी दिया कि डी ए साइड में लगने वाली फोर्स F1 और बी सी साइड में लगने वाली फोर्स F2। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F आई एल बी साइन कितना है 90 डिग्री। क्योंकि आपको बताया ना डी ए साइड का भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितने का 90 का, बी सी साइड का भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना 90 का, तो आई एल बी साइन 90 डिग्री होगा। अब मैंने कहा ना कि ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, उसकी वजह है कि दोनों तरफ डी ए साइड हो या बी सी साइड हो, दोनों तरफ करंट सेम है, दोनों तरफ की लेंथ सेम है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लिहाजा फोर्स F1 एंड F2 दोनों इक्वली होंगी। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F आई एल बी साइन 90 डिग्री है, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 का है, इधर भी इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल भी 90 है। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F आई एल बी साइन 90 डिग्री होगा। साइन 90 तो खैर 1 हो जाता है। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F साइन 91 हो जाएगा, तो आई एल बी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज नेम्ड एज इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब ये हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि F1 वो फोर्स है जो साइड जो है हमारे पास साइड डी ए में अमल कर रही है। इसके बाद हम बता देंगे F1 फोर्स साइड डी ए में अमल कर रही है, और जो F2 फोर्स है वो कहाँ अमल कर रही है, साइड बी सी में। वो तो बता दिया गया है ना आप लोगों को कि F1 फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है और F2 फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है। तो F1 फोर्स साइड डी ए में अमल कर रही है, F2 फोर्स जो है ना साइड बी सी में एक्ट कर रही है, और L जो है ना वो डी ए और बी सी साइड की लेंथ है, ये भी लेंथ L ही है, ये भी L है, दोनों इक्वल ही हैं, तो L उनकी लेंथ है। तो जैसे ही आप इक्वेशन बनाए तो ये फौरी तौर पर आप लोगों ने बता देना है कि L इनमें लेंथ है इन फार्मूला के अंदर, और F1 फोर्स डी ए में और F2 साइड बी सी में अमल कर रही है। अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन है ना, वो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से फाइंड आउट की जाएगी, राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करनी है। आई एल क्रॉस बी हम करें, एल क्रॉस बी यानी राइट हैंड रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का जो राइट हैंड रूल है, अगर हम एल क्रॉस बी करेंगे तो एल क्रॉस बी करने से हम फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मैं आपको फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका बताता हूँ। देखिए एक तो तरीकाकार ये है ना कर्लिंग फिंगर्स वाला, कि एल और बी की आप लोग टेल्स को मिला लें, फिर एल को बी की तरफ रोटेट करें, साथ राइट हैंड की फिंगर्स को भी एल से बी की तरफ कर्ल करें, और जो है थंब जो है वो हमारे रेक्ट थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को जाहिर करेगा। यानी एल और बी की टेल्स को मिलाया, एल को बी की तरफ रोटेट किया, राइट हैंड की फिंगर्स को भी कर्ल किया, थंब इरेक्ट किया, रेक्ट थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को जाहिर करेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को एक और राइट हैंड रूल बताया हुआ है, वो राइट हैंड रूल ज़्यादा सिंपल है, मैं उसके मुताबिक आपको बताता हूँ। आप लोग ज़रा देखिएगा कि मैंने कैसे यहाँ पर आप लोगों को फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बतानी है। बच्चों मैंने आपको ये बताया हुआ कि यहाँ पर ना हमारे पास ये जो होता है, ये कलाई जो है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा ही हम यही करते हैं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी और हथेली फोर्स को जाहिर करेगी, हथेली फोर्स को जाहिर करेगी। यानी हमने ये राइट हैंड रूल लगाना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल करंट, और हथेली किसको जाहिर करेगी, फोर्स को, नॉर्थ साउथ करंट एंड फोर्स। अच्छा आप देखें ज़रा, यही जो मैंने फिगर है वो इस तरह से कर दी है। पहले मैं आप लोगों को इस साइड में लगा के दिखाता हूँ, ये देखिएगा ज़रा कि पहले ज़रा इस साइड में देखें, पीछे नॉर्थ पोल हो जाएगा ना, पीछे नॉर्थ पोल, ये देखिए पीछे नॉर्थ पोल है, आगे कौन सा आ जाएगा, साउथ पोल। तो पीछे नॉर्थ पोल हो गया, आगे साउथ पोल हो गया। ये करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, ये देखिए करंट अंगूठा उसी तरफ को मैंने किया हुआ है, यानी पीछे नॉर्थ पोल
आगे साउथ पोल, ये करंट की डायरेक्शन। और हथेली का रुख देखिए ऊपर की तरफ है, यानी कैम की तरफ, आप लोगों की तरफ हथेली का रुख आ रहा है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, करंट, फोर्स आपकी तरफ आ रही है। चूंकि फोर्स बाहर की तरफ आ रही है तो ये देखिए डॉट लगाया हुआ है। डॉट का मतलब ही ये है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। अब जरा आप लोग दूसरी तरफ आ जाए, ये बात आप समझ गए होंगे ना कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, करंट की डायरेक्शन, हथेली का रुख ऊपर की तरफ, तो फोर्स बाहर की तरफ लगती है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ये साइड पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। अब जरा इस साइड में लगाएं, देखिए जब इस साइड में नॉर्थ पोल पीछे ही रहना, ये नॉर्थ पोल ही था, ये नॉर्थ पोल ही रहेगा, ऊपर वाला साउथ पोल ही रहेगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब देखिए करंट ऊपर की तरफ हो गया, ये देखिए ना इस तरफ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पीछे नॉर्थ पोल, आगे साउथ पोल, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब देखिए जरा हथेली का रुख नीचे की तरफ हो गया, हथेली का रुख नीचे की तरफ हो गया, तो ये देखिए क्रॉस लगा हुआ, क्रॉस मीन कि फोर्स इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। बच्चों ये राइट हैंड रूल आप लोगों ने अप्लाई करके जरूर देखना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो कर्लिंग फिंगर वाला राइट हैंड रूल है ना, वो उसकी निस्बत ये बहुत आसानी से हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि कहाँ किस तरफ को फोर्स लग रही है। बहरहाल मैंने अब आपको दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन तो बता दी है, तो अब हम वो लिखने में भी ले आएंगे कि अब हमें पता चल गया, राइट हैंड रूल हमने लगाया L क्रॉस B करके, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट हो चुकी है। तो पता ये चला कि जो F1 फोर्स की डायरेक्शन है राइट हैंड रूल के मुताबिक, और F2 फोर्स की डायरेक्शन है, F1 फोर्स की डायरेक्शन तो आपने देख ली, दैट इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर राइट हैंड रूल के मुताबिक, इसलिए ये डॉट लगाया हुआ है। ये डॉट का खास मतलब है कि F1 फोर्स इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और F2 फोर्स की भी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, एंड इट इज डायरेक्टेड इन टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन बता दी कि F1 जो फोर्स है डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, एंड F2 जो फोर्स है डायरेक्टेड, F2 जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, जब एक ही कॉइल के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी जो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, टुगेदर फॉर्म अ कपल, ये दोनों मिलके कपल बनाएंगी। जाहिर है एक ने बाहर को लगना है, एक ने अंदर को लगना है, ये ऊपर को उठाएगी, ये अंदर को लेके जाएगी, तो इस कॉइल ने इस तरह रोटेट कर जाना, ये कॉइल रोटेट कर जाएगी, क्योंकि एक फोर्स बाहर को लग रही है, दूसरी अंदर को लग रही है। तो व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ कॉइल, जब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कॉइल पर अमल करेंगी, ये मिलके कपल बनाएंगी, एंड टेंड टू रोटेट द कॉइल अबाउट एन एक्सिस, और जो सेंटर में लाइन लगा रखी थी ना, जिसको मैंने एक्स एक्स डैश कहा था, उसके गिर्द, क्योंकि एक बाहर को लगी दूसरी अंदर को, तो कॉइल उस एक्सिस के गिर्द रोटेट करने लगेगी। अब ये हम कपल फाइंड आउट करेंगे। अब ये कपल जो है ना, कपल इज गिवन बाय, जो दोनों फोर्सेज ने मिलकर कॉइल को रोटेट करवाया, उसमें कपल पैदा किया, तो कपल इज इक्वल टू होगा हमारे पास, कपल को टा से लिखना है आप लोगों ने, इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अब फोर्स दोनों फोर्सेज में से आपने एक ही लेनी है। फोर्स जो है ना, ये देखिए हमने फाइंड आउट की हुई ना, F इज इक्वल टू ILB, तो फोर्स वही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, ये से लिख लेंगे। मोमेंट आर्म जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का फासला, इसको हमने इस वाले से लिखना है, ये हमारे एक्सेस हैं जो पेंसिल से मैंने बनाए हैं, एक्स एक्स डैश, इसके गिर्द को रोटेट करना शुरू कर देगी। तो बहरहाल कपल हमने फाइंड आउट कर लिया। कपल को टा से ही लिखा है हम लोगों ने, टा से ही लिखा जाता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, फोर्स दोनों इक्वल थी, उनमें से एक ले लेंगे ILB, और मोमेंट आर्म ये हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि मोमेंट आर्म दोनों फोर्सेज के दरमियान का डिस्टेंस है, ये वाला जो स्मॉल ए से लिखा गया है। बच्चों मजीद आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं, ये आप लोगों ने ना अपने इसी लेक्चर के साइड में लिख भी लेने हैं। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमने कपल को टा से लिखा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टार्क और कपल में फ़र्क क्या है। टार्क और कपल में फ़र्क क्या है, ये फ़र्क आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, बात ये है कि टार्क और जो कपल है ना, इन दोनों का फार्मूला तो एक जैसा है, आपको एक जैसा ही फार्मूला लग रहा होगा, लेकिन इनमें फ़र्क है। और फ़र्क इस चीज़ का है कि देखें, पहली बात तो ये है कि जो टार्क होते हैं ना, उसमें एक फोर्स होती है, कपल में दो फोर्सेज होती हैं। टार्क में एक फोर्स होती है, कपल में दो फोर्सेज होती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म जो टार्क का मोमेंट आर्म है और कपल का जो मोमेंट आर्म है, इनमें भी फर्क होता है। मैं अब आपको दोनों चीज़ें क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक स्टीयरिंग व्हील है, इस पर दो फोर्सेज लग रही हैं। जब स्टीयरिंग पर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज अमल करेंगे ना, इक्वल ऑपोजिट और पैरेलल, ये स्टीयरिंग घुमाने के लिए, स्टीयरिंग को घुमाने के लिए हम दो फोर्सेज लगाते हैं। जब दो इक्वल ऑपोजिट पैरेलल, को ऑपोजिट इसलिए कि एक नीचे को लगती है, एक ऊपर को लगती है, स्टीयरिंग को घुमाने के लिए जब दो इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेज अमल करेंगे तो ये कपल है, ये कपल है, ये भी रोटेशन, लेकिन ये कपल है। तो दो फोर्सेज हैं, लेकिन चूंकि इक्वल ऑपोजिट पैरेलल होती हैं तो लेते एक फोर्स है। कपल में दोनों में से एक फोर्स हम लोगों ने ले लेनी है, एक फोर्स हमने लेनी है।
दूसरी बात यह है कि मोमेंट आर्म का फर्क है। अच्छा, दोनों में से एक फोर्स ले ली। टार्क में देखें ना, ये दरवाज़ा हमने बंद करना है, खोलना है, तो हम एक फोर्स लेंगे। तो कपल में दो फोर्सेस हैं लेकिन लेनी एक ही होती है, इक्वल ऑपोजिट और पैरेलल फोर्सेस होती है। टार्क में सिर्फ एक लगती ही एक फोर्स है, वही ली जाती है। अब दूसरा डिफरेंस भी देखें, मोमेंट आर्म का फर्क है। जो टार्क का मोमेंट आर्म है ना, जब दरवाजा बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, टार्क इसमें पैदा हो रहा है, तो जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं ना, वहां से लेकर पाइवट पॉइंट का फासला, जहां पर आप फोर्स लगाते हैं वहां से पाइवट पॉइंट का जो फासला होता है ना, ये टार्क का मोमेंट आर्म है। लेकिन जो कपल का मोमेंट आर्म होता है वो दोनों फोर्सेज के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। दोनों फोर्सेज के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये कपल का मोमेंट आर्म है। यानी यहीं पर अगर आप टर्निंग फोर्स लगाते हैं ना, तो फोर्स से लेकर ये पाइवट पॉइंट होता है, ये फासला जो है ना, ये टार्क का मोमेंट आर्म होता है। लेकिन कपल का मोमेंट आर्म उससे दुगना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दो बातें आप जरूर जहन में रखना कि कपल और टार्क में फर्क क्या होता है। कि कपल में दो फोर्सेज लगती हैं, एक लेते हैं, इक्वल ऑपोजिट और पैरेलल फोर्सेज होती हैं, दो फोर्सेज होती हैं, एक लेते हैं। और टार्क में एक फोर्स लगती है। दूसरी बात, कपल का मोमेंट आर्म दोनों फोर्सेज के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और टार्क का जो मोमेंट आर्म है वो फोर्स से लेकर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पाइवट पॉइंट का फासला होता है। तो इन दोनों चीजों के फर्क होता है। बच्चों, ये बताना ज़रूरी था ताकि आपको ये पता रहे कि टार्क और कपल में क्या फ़र्क है, फोर्सेस का भी फ़र्क है और मोमेंट आर्म का भी फ़र्क है। बहरहाल फोर्स तो हमने एक ही लिखनी थी दोनों में से, वो ILB मैंने लिख ली। और मोमेंट आर्म मैंने आपको बता दिया था कि मोमेंट आर्म दोनों फोर्सेस के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म है, उसको A से लिख दें। तो फोर्स की जगह ILB लिख दिया, मोमेंट आर्म A हो गया। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया, टॉ इज इक्वल टू ILBA। टॉ जरूर टार्क से लिख जरूर रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि ये कपल है। अच्छा बच्चों, जैसे ही आपके टेक्स्ट में भी ना ये फार्मूला बनेगा, फौरन बताएंगे कि ए जो है ना मोमेंट आर्म ऑफ कपल है, ताकि बच्चे को याद रहे कि ये ए जो है ये मोमेंट आर्म है लेकिन टार्क का नहीं है। क्योंकि टार्क का मोमेंट आर्म जो होता है ना, वो कपल के मोमेंट आर्म से हाफ होता है, कपल का मोमेंट आर्म तो उससे दुगना है। तो टॉ इज इक्वल टू ILBA बन जाएगा। ए जो है ना मोमेंट आर्म ऑफ कपल है, ए मोमेंट आर्म ऑफ कपल है। लेकिन अब देखें, जो मोमेंट आर्म ऑफ कपल है ना, ये एक्चुअली विड्थ है, क्योंकि ABCD विड्थ है ना। क्योंकि ये देखें, ये है ना कपल का मोमेंट आर्म, दोनों फोर्सेस के दरमियान का फासला। ये AB कह लें इसको, वो भी A के बराबर है, CD कह लें, वो भी A के बराबर है। तो एक्चुअली जो कपल का मोमेंट आर्म है ना, ये विड्थ है, और L जो है वो क्या चीज है, लेंथ। अगर आपके पास लेंथ भी हो और विड्थ A यानी विड्थ भी हो, तो रेक्टेंगल में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या बन जाता है, एरिया। तो अब देखें कि अब हमारे पास जो कपल का मोमेंट आर्म है वो AB या CD के बराबर, एक्चुअली वो विड्थ है। तो जब आपके पास विड्थ भी मौजूद है, रेक्टेंगल की विड्थ भी मौजूद है और लेंथ भी मौजूद है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या बन जाता है, एरिया। तो ये कैपिटल A बन जाएगा। तो टॉ इज इक्वल टू IBA, कैपिटल लिखेंगे, L और A की जगह कैपिटल A लिख देंगे। तो अब हमारे पास यही सिचुएशन कुछ यूं ये शक्ल इख्तियार कर जाएगी कि टॉ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा IBA। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब L और A की जगह हमने कैपिटल A यानी एरिया लिख देना है, IB कैपिटल A लिख देंगे, तो IBA बन गया। तो इस तरह दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, एक तो टॉर्क का यानी कपल का फार्मूला ILBA बन गया और दूसरा IBA बन गया। तो ये दो इक्वेशन हम बना चुके हैं। लेकिन जब ये इक्वेशन बनेगी तो हम बताएंगे कि ये जो हमने इक्वेशंस बनाई है ना, जो सेकंड वन और ये थर्ड वन, दोनों की दोनों गिव्स द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ये हमें टॉर्क की वैल्यू दे रही हैं, कपल या टॉर्क की वैल्यू दे रही हैं। लेकिन ये तब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। क्योंकि आपको शुरू में बताया था ना कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक दूसरे के अलोंग थे। प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अलोंग थे, ये तब की इक्वेशन है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ने प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ एंगल अल्फा बना लिया, if the magnetic field makes an angle alpha with the plane of the coil, then the moment arm हमारा A cos alpha हो जाएगा। वो कैसे देखें, एक तो ये है कि अब ये कॉइल का प्लेन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दोनों एक दूसरे के अलोंग थे। अब जैसे रोटेट करेगी ये सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन अब हम लोगों ना इस तरह से हमें एंगल नहीं पता चलेगा, इस तरह की हम फिगर भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमें ये एंगल हम ये मेंशन नहीं कर सकें। देखें यहां पर ये जो हमारे पास प्लेन ऑफ द कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अलोंग, अब मैंने रोटेट तो कर दिया, नीचे वाला पेपर जो है रोटेट तो कर दिया, कॉइल का एंगल तो बन रहा है, लेकिन हम यहां से नहीं देख सकते। इसके लिए ना अब टॉप व्यू देखना पड़ेगा। जरा ये देखिएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब टॉप से देख रहे हैं ना आप लोगों को अब प्लेन ऑफ द कॉइल ही नजर आ रहा है, सिर्फ ये हिस्सा नजर आ रहा है, और ये दोनों फोर्सेस के दरमियान का डिस्टेंस है। और इसको हम लोग ये वाले पार्ट को ना हम मोमेंट आर्म, कपल का मोमेंट आर्म कह रहे थे, इसको हम कपल का मोमेंट आर्म कह रहे थे।
अब देखें ज़रा क्या होगा कि अब ये दोनों अलोंग हो गए, अब जैसे रोटेट करेगा ये देखें इस सिचुएशन में चला जाएगा। अब ए का एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये ए हो गया, ये मोमेंट आर्म हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दोनों के दरमियान का एंगल कितना होगा, अल्फा। तो ये देखें ये अब टॉप व्यू ऑफ द कॉइल आपको दिखाया जा रहा है, अब फ्रंट से नहीं देख रहे, अब टॉप से देख रहे हैं। तो टॉप से आपको ये ए नजर आएगा जिसको कपल का मोमेंट आर्म कहते हैं, और ये मार्कर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दोनों के दरमियान यहाँ एंगल जो है ना अल्फा बन जाएगा। तो अब जैसे ये रोटेट किया, इधर फोर्स F1 लग रही थी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, इधर फोर्स F2 लग रही थी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ए के जरा कंपोनेंट बना के देखें, ए के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। ए का ये वाला कौन सा बनेगा, ए साइन अल्फा, और क्योंकि अल्फा एंगल है ना जो मोमेंट आर्म और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ यही है मैग्नेटिक फील्ड हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक तो ए साइन अल्फा बन जाएगा सामने वाला, ये ए कॉस अल्फा। जाहिर है कि ए साइन अल्फा मैंने इसलिए लिखा कि फोर्स जिस पर लगे और उसको रोटेट करवा सके, फोर्स इस पर लगेगी ना, ये देखिए इसको रोटेट करवा सकेगी, ये फोर्स ए कॉस अल्फा, ये F2 भी इसी को रोटेट करवा सके। ए साइन अल्फा जो है ना वो तो फोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है। तो ए के जैसे ही मैंने कंपोनेंट बनाए, एक ए साइन अल्फा एक कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा फोर्सेस का हिस्सा बन रहा है, लेकिन फोर्स F1 हो या F2 हो जिस पर लगे और उसको रोटेट करवा सके ना वो ए कॉस अल्फा है। तो लिहाजा अगर तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अलोंग हो तो टाई इज इक्वल टू ILBA या टाई इज इक्वल टू IBA फार्मूला लगाएं। लेकिन अगर प्लेन ऑफ द कॉइल, अगर मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल एक दूसरे के लॉन्ग ना हो, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फा विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड ने प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ एंगल अल्फा बना लिया, तो मोमेंट आर्म जो कपल का मोमेंट आर्म उसके कंपोनेंट बना लेना, ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा। ए कॉस अल्फा जो है ना उस पर फोर्स लगेगी तो वो रोटेट करेगा, ए साइन अल्फा फोर्सेस का हिस्सा बन जाएगा। अब वही आपकी इक्वेशन 2 और 3 अब ये शक्ल इख्तियार कर जाएंगी, टाई इज इक्वल टू ILBA था ना, अब IBA कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा, एंड टाई इज इक्वल टू IBA था। अब चूंकि प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लॉन्ग नहीं है तो IBA कॉस ऑफ अल्फा, ये इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएंगे। और ये तब हैं जब प्लेन ऑफ द कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल अल्फा बना रखा है, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अलॉन्ग नहीं है, तब ये दोनों फार्मूले एग्जिस्ट करेंगे। बच्चों ये टॉपिक आप लोगों ने पूरा थॉरोली कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये टॉपिक की बहुत ज़्यादा अहमियत है आने वाले टॉपिक्स के लिहाज से भी, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी, और आगे जो हमारा 15 चैप्टर है उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे, उनमें भी ये एक बेसिक प्रिंसिपल के तौर पर काम करता है। तो आई इज इक्वल टू IBA कॉस ऑफ अल्फा जो हमने फार्मूला बनाया है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको थॉरोली आपने कर लेना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।